सीखने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप बहुत सारी किताबें पढ़िए, बहुत सारा अनुभव लीजिए, बहुत सारी गलतियां कीजिए और फिर सीखिए। और दूसरा तरीका ये है कि किसी अनुभवी व्यक्ति से, जिसने पहले से बहुत कुछ सीखा हुआ है, बहुत सारे अनुभव लिए हुए हैं, उनसे सीख लिया जाए। तो आज का एपिसोड वैसा ही है जो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, गलतियों से बचा सकता है। 27 साल का तजुर्बा अगले 30 से 35 मिनट में आपको मिल सकता है, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। और इस एपिसोड का प्रश्न है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के अनुसार ये बताना है कि एक कंपनी को अपनी वेबसाइट पे कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी। कितने करने चाहिए, कितने नंबर्स हैं, वो आपने कमेंट्स में लिखना है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो अब तक हमारे बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे मेहमान हमारे बीच में आते हैं, उनकी विजडम इतनी अद्भुत होती है कि उनको बार बार सुनने का, बार बार बुलाने का मन करता है और आपकी तरफ से बहुत सारी डिमांड आती है। एक ऐसे ही मेहमान आज हमारे बीच में हैं जिनको आपने एपिसोड नंबर 305 में सुना, जिसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसी और डायरेक्ट सेलिंग दोनों में क्या भेद है आपको बहुत सारी नॉलेज दी। और एपिसोड नंबर 310 अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो एक समस्या रहती है कि डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, मैं अपने जैसे लीडर कैसे तैयार करूं, वो एपिसोड आपको हेल्प करेगा। अगर आपने एपिसोड 305 और 310 अगर आप पहले से देखा हुआ है तो बिल्कुल आपको मालूम हो गया होगा कि आज हमारे मेहमान महाराष्ट्र से, नागपुर से हैं, CA रिजवान मिर्ज़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है रिजवान सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपके साथ में बातचीत करने का जो मज़ा आता है वही मुझे यहाँ वापस ले आया है। आज मुझे उम्मीद है कि आज आप और मैं जो चर्चा करेंगे उसमें हम दोनों भी बहुत मज़ा लेंगे और दर्शकों को भी बहुत इससे आनंद आएगा। थैंक यू सो मच सर। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं मोहम्मद इकबाल आजम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने चैट विद सुरेंद्र वत्स पे रिजवान मिर्ज़ा सर को भेजा था, या हमें आग्रह किया था कि आप उनको एक बार जरूर बुलाइए। और बिल्कुल आजम जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं व्यूवर से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप जिन लोगों को चाहते हैं, जिनके पास में अच्छी विजडम है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, एक बड़ी सोच के साथ में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए कुछ देने का भाव है, तो उन लोगों को आप हमारे यहाँ पे भेजिए। आप कमेंट्स में आप उनके नाम लिख सकते हैं। और हमारा ऑफिस का जो नंबर है, जो हमेशा आपको दिखता रहता है डिस्क्रिप्शन में, ऑफिस के नंबर पर भी आप संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सर। आप CA रहे हैं। CA मतलब अकाउंटिंग, कैलकुलेशन, लॉजिक्स वाला काम। डायरेक्ट सेलिंग मतलब इमोशन वाला काम, मोटिवेशन वाला काम। दोनों में तालमेल कैसे बना और कैसे एक कैलकुलेटेड आदमी इमोशनल वाले काम में आ गया? ग्रेट सर, आपने बिल्कुल बेसिक चीज़ को हिट किया है। दरअसल देखने से ये बहुत अलग चीज़ें हैं। एक तरफ लॉजिकल माइंड वर्क कर रहा है, दूसरी तरफ इमोशनल माइंड वर्क कर रहा है, बट दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है सर, दैट इज़ ट्रस्ट। एक CA भी ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है, और डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं। लॉजिकल इंसान इमोशनल नहीं होता है, ऐसा नहीं है, और जहाँ इमोशनल वर्क होता है वहाँ लॉजिक्स का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दोनों माइंड जब मेरे डेवलप हुए तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है दोनों प्रोफेशन में। और यही चीज़ है कि यहाँ मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। और यहाँ मैं जो सीख रहा हूँ सर, जैसे कि CA प्रोफेशन हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, इंजीनियरिंग प्रोफेशन हो, वहाँ पे हम लॉजिक से काम करते हैं, हमारे स्किल्स से काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे लीडरशिप लर्निंग नहीं होती है, रिलेशनशिप लर्निंग नहीं होती है, ट्रस्ट बिल्डिंग को हम करते तो हैं लेकिन प्रोफेशनली समझ नहीं पाते हैं। यहाँ से जो मुझे मिला वो मैं वहाँ अप्लाई कर पाता हूँ। ऐसे ही वहाँ से जो मैंने नंबर सीखे हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर में मुझे बहुत हेल्प करते हैं।
यहाँ पे जनरली हम अदरवाइज सिर्फ सेल्स से पीवी या बीवी जो अलग अलग कंपनियों में होते हैं उससे गिनते हैं। मैं उसके अलावा लर्निंग से गिनता हूँ, मैं उसके अलावा मीटिंग के नंबर्स से गिनता हूँ। वाइटल साइंस एक बिजनेस के क्या होने चाहिए ये मुझे मेरे प्रोफेशन की वजह से हेल्प करता है। कंपनी का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, कंपनी को कैसे रीड किया जाना चाहिए, ये मेरे प्रोफेशन की मुझे हेल्प होती है। तो ऐसे एक दूसरे को पूरक हैं ये दोनों भी चीज़ें। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। जैसे आपने नंबर्स की बातचीत की, हमारे उद्योग में ज़्यादातर मोटिवेशन चलता है सर। लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन नंबर्स भूल जाते हैं जी। और जब तक हम नंबर्स पे काम नहीं करेंगे सोल्यूशन नहीं निकलेगा, डायग्नोज भी नहीं हो पाएगा, मतलब असली बीमारी कहाँ है वो नहीं पता कर पाएगी। तो नंबर्स की डायरेक्ट सेलिंग में क्या इम्पोर्टेंस है और किस प्रकार से जब हम अपने साथी के साथ में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें किस प्रकार के नंबर्स का हमें इस्तेमाल करनी चाहिए हमारी बातचीत में? सर ये जो अभी आपने प्रश्न किया इसमें दो हिस्से हैं। पहला तो ये है कि मोटिवेशन और दूसरा है नंबर्स। जी। मोटिवेशन के लिए मेरे माइंड में बहुत क्लैरिटी है सर कि मोटिवेशन एक नशे से बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर आप सिर्फ नशे के आदी हैं तो ये आपको, जब तक आप नशे में हैं आपको अच्छा लगता रहेगा, जैसे ही आपका नशा ख़त्म हुआ आप उस पर्टिकुलर चीज़ से दूर हो जाएंगे। मोटिवेशन, कहीं आपने अच्छा वीडियो देख लिया आप मोटिवेटेड है, कहीं आपने कोई सेमिनार अटेंड कर लिया मोटिवेटेड है, लेकिन मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकता है, किक दे सकता है, कामयाब नहीं बना सकता है। उसके लिए आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्टिविटी रेगुलर करना पड़ेगा। जिस दिन आपका मूड अच्छा है उस दिन भी आप एक्टिविटी करेंगे, जिस दिन मूड अच्छा नहीं है उस दिन भी आपको एक्टिविटी करना पड़ेगी। हर प्रोफेशनल ऐसे ही करता है। मान लीजिए आप ये एपिसोड करते चले जा रहे हैं, 400 प्लस आपके एपिसोड हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपका मूड अच्छा था तभी आपने एपिसोड किया। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन से अगर ये चैट विद सुरेंद्र वत्स कर रहे होते तो आप बीच में कहीं रोक देते, लेकिन आप इसको डिसिप्लिन से कर रहे हैं, आप इसको कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, आपने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, इस वजह से आप कर पा रहे हैं। रही बात नंबर्स की, हर चीज़ नंबर्स पे चलती है सर, कोई चीज़ बगैर नंबर के नहीं होती है। एक वो किचन में महिला अगर काम कर रही है तो वो भी नंबर से काम कर रही है कि एक रेसिपी है उसमें कितने ग्राम क्या डालना है, कितने मेंबर का खाना बनाना है, कितनी रोटी बनेगी, सब्जी के लिए कितना किलो। हर बिजनेस के अंदर में नंबर्स का इम्पोर्टेंस है। डायरेक्ट सेलिंग में ये इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज यहाँ तो हर चीज़ नंबर है सर। जी। आप कितना पैसा कमाओगे ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका सेल्स कितना आएगा। आपका सेल्स कितना आएगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपके टीम के अंदर में कितने कंज्यूमर्स हैं, कितने लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, वहीं से कितने लोग नए जुड़ेंगे, ये भी नंबर पे डिपेंड करता है। तो हर चीज़ नंबर पे आधारित है यहाँ। तो मेरे प्रोफेशन से जो मैं नंबर्स का ज्ञान लेकर आया हूँ उसने मुझे यहाँ पे बहुत हेल्प किया है नंबर्स को डिकोड करने में और नंबर्स से सक्सेस को हासिल करने में। दैट्स ग्रेट। मैं भी इसमें थोड़ा सा अपना इनपुट ये देना चाहूँगा मिर्ज़ा सर कि जैसे अक्सर बात होती ना जी, काम नहीं चल रहा, हो नहीं रहा है सर, इतना टाइम हो गया, इतनी मेहनत होगी, तो उस समय हम बस अगर नंबर्स पे बातचीत करें कि यार ठीक है तू मुझे ये बता पिछले 1 महीने में तुमने कितने नए नाम अपनी लिस्ट में ऐड किए, ग्रेट, कितने लोगों को तुमने कॉन्टैक्ट किया है जी, कितने नंबर्स को तुमने प्लान दिखाया, मेरे को वो नंबर्स दिखा, तो मुझे लग रहा है कि उसका सोल्यूशन वहाँ पे दिखेगा। अदरवाइज़ तो फिर वो ब्लेम गेम होता रहेगा कि आप मुझे मीटिंग नहीं दे रहे, आप टाइम नहीं दे रहे, वो अपलाइन बोलेगा तुम ढंग से काम नहीं कर रहे हो, किताब बोली थी तूने किताब नहीं पढ़ी हो, वीडियो बोला था वीडियो नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे। नंबर्स मुझे लग रहा है सोल्यूशन पे लेके आते हैं। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं बात करूं, देखिए जैसे इस इंडस्ट्री के अंदर में जो भी आता हुआ एक एक्सपेक्टेशन से आता है एक्स्ट्रा इनकम की। ड्रीम्स बाद में बड़े होते जाते हैं, पर पहला उसका एक्सपेक्टेशन तो यही होता है कि मुझे बेसिक मिनिमम इतना इनकम मिले। राइट। उनको नंबर्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ दर्शकों से कि देखिए अगर मान लीजिए 50,000 रुपये की इनकम कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, आप खुद या आपकी टीम में से कोई, तो ये बिजनेस है, स्कीम तो है नहीं। बिजनेस के अंदर में आपकी इनकम सेल्स के प्रोपोर्शनेट होती है। आप सीधा सीधा नंबर से कैलकुलेट करें आपके बिजनेस प्लान के हिसाब से कि अगर मान लीजिए 50,000 रुपये की इनकम चाहिए तो कम से कम 10, 15, 20 लाख रुपए का उसके टीम से टर्नओवर होना चाहिए।
अगर इतना टर्नओवर चाहिए तो उसके लिए कितने कंज्यूमर लगेंगे, कितने डिस्ट्रीब्यूटर लगेंगे, उसके लिए कितनी मीटिंग्स करनी होंगी, कितना डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा, हर चीज़ नंबर बनती जा रही है सर। आप इनकम पे फोकस मत करिए, आप इन वाइटल साइंस पे फोकस कीजिए, इन नंबर्स पे फोकस कीजिए। आपने नंबर्स को करेक्ट कर लिया, इनकम अपने आप करेक्ट हो जाएगी। दैट्स ग्रेट। मैं सर, आप तो मेरे से सीनियर हैं 2 साल, 27 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल मुझे भी हो गए हैं और काफ़ी बड़ी टीम है पूरे इंडिया में सर। तो जब मैं अपनी टीम के लोगों को देखता हूँ कि यार इसने बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो किया, ये अच्छा काम कर रहा है, तो कुछ चेहरे मेरे जहन में आते हैं और वो वही लोग हैं जो नंबर्स पे बहुत काम करते हैं। मतलब जैसे एक सज्जन हैं सुजीत कुमार सिंह, वो इतना अच्छे नंबर्स पे काम करते हैं। अगर मैं उनसे ये पूछूं कि यार वो दिल्ली में मीटिंग है तो उसमें तुम्हारी टीम से कितने लोग बैठे, तो वो ये बोलेंगे कि सर मेरी ए लाइन से इतने लोग बैठे, मेरी बी लाइन से इतने लोग बैठे, मेरी थर्ड लाइन से इतने लोग बैठे और इतने लोगों को मैंने पर्सनली बुलाया था, खुद इन्वाइट किया। मैं अगर उनसे पूछूं कि यार तुम्हारी टीम में ये इस लेवल के कितने अचीवर हैं, तो उसके पास में एग्जैक्ट मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई 25-30 होंगे, वो एग्जैक्टली बोलते हैं इसमें इधर सर इस ग्रुप में 27 हैं, इसमें 22 हैं, इसमें 4 हैं। और वो जो डाटा आता है कंपनी जो वेबसाइट पे जो डाटा मिलता है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम एज में उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रो किया है। और मुझे लग रहा है ऐसे कुछ एग्जांपल आपके पास में भी होंगे। डेफिनेटली सर, देखिए हर बिजनेस नंबर्स पे काम करता है और वैसे भी अगर बदलते दौर की मैं बात करूं तो एक ज़माना था जब हम सभी एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते थे। मेरे दादा फार्मर थे, शायद आपके भी पूर्वजों में कहीं ना कहीं कोई रहा होगा। धीरे धीरे समय बदला, हम इंडस्ट्रियल युग की तरफ आए, हर कोई इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रहा था। फिर ज़माना बदला, इंडस्ट्रीज़ युग से हम इंफॉर्मेशन युग की तरफ आए। जो लोग सॉफ्टवेयर्स बना रहे थे, आईटी इंडस्ट्री में थे, उन्होंने अच्छा किया। समय और बदल गया है सर। समय आज का अपना इंडस्ट्रीज़ का बचा है और ना ही इंफॉर्मेशन का एज बचा है, अब डेटा के एज में आ गए हैं। डेटा तो सिर्फ नंबर है। आप मुझे बताइए, आप कितने साल से फेसबुक यूज़ कर रहे हैं? आपने कितना पैसा दिया है फेसबुक को? 1 रुपया भी नहीं। इंस्टाग्राम को कितना पैसा दिया? 1 रुपया भी नहीं दिया है। फिर भी ये कंपनियां वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियां कैसे बनी, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां कैसे बनी? क्योंकि ये डेटा पे काम करते हैं। इन्हें आपकी चॉइसेस पता है, इन्हें आपकी लाइकिंग्स पता है। एक इंस्टाग्राम या फेसबुक से लेकर मैं एक किराना व्यापारी तक के आ जाऊं या एक मोबाइल शॉप ओनर तक के आ जाऊं, हर व्यापारी नंबर पे काम करता है। और अगर मेरा मानना है कि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं भी एक बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे नंबर्स पे काम नहीं करना पड़ेगा। नंबर्स ही तो बैकबोन है जो मुझे स्मार्ट वर्क की तरफ ले जाएगा, वरना मैं हार्ड वर्क करता रहूँगा अगर मैं नंबर्स ध्यान नहीं रख रहा हूँ, डेटा ध्यान नहीं रख रहा हूँ। दैट्स ग्रेट सर। तो व्यूअर्स के लिए मैसेज ये है अब तक की कन्वर्सेशन में कि आप मोटिवेशन के साथ में थोड़ा सा नंबर्स पे ज़रूर काम कीजिए। सोचिए, अपनी बातचीत में नंबर ज़रूर आप लेके आइए, चाहे वो बिज़नेस के वॉल्यूम के नंबर्स हैं, चाहे वो प्लान दिखाने के नंबर्स हैं, चाहे वो कितना घंटा किताब पढ़ा उसके नंबर्स हैं। तो नंबर्स पे लेके आएंगे तो आपको समस्याओं का समाधान, समस्याएं भी मालूम चलेगी क्या है, और फिर उनके समाधान भी कहीं ना कहीं मिलते चले जाएंगे। रिजवान सर, आपका बड़ा लंबा समय हो गया, 27 साल से हैं, और 27 साल पहले तो एक ऐसा दौर था, आपको अच्छे से याद होगा, ये भी कन्फ्यूज़न था, ये पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा। लोगों को लगता था कि नहीं यार हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे मतलब आप लोगों को जोड़ेंगे और मतलब ऐसे एक वैसा मतलब लॉन्ग टाइम के लिए एक बिज़नेस बन जाएगा। और फिर बीच में ऐसा भी दौर आया जब हमारे देश में ऐसा लगने लग गया था कि डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में नहीं चलेगी। बहुत सारे कंपनियों के साथ में बहुत सारे इश्यूज़ आए, और अब 2021 में सरकार ने हमें रूल्स दे दिए 28 दिसंबर 2021 को, और 21 जून 2023 को उसमें अमेंडमेंट की दरकार थी, वो भी आ गया हमारे पास में। नेटवर्क ऑफ सेलर की डेफिनेशन उसमें शामिल हो गई है। इस पूरे दौर में, स्पेशली अभी रूल्स आने के बाद में, इंडस्ट्री का माइंडसेट कैसे बदला है और आपको किस रूप में देखते हैं? सर, ये सवाल बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैंने इसको शुरुआती दौर से देखा है। उस दौर में सर, जैसे अभी आपका मानना है, मेरा नहीं मानना है कि कन्फ्यूजन था। उस दौर में इनफैक्ट ज़्यादा क्लैरिटी थी। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त में जो सेट ऑफ कंपनीज हमको मिली थी वो बहुत उंगलियों पे गिनने जितनी थी। yes. और वो मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिन्होंने अपने आप को ऑलरेडी 30, 40, 50 साल
पहले साबित कर चुके थे दूसरी कंट्रीज़ में, राइट। और उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया था, बहुत सारे अचीवर्स बनाए थे। हमने जब इस बिजनेस में एंट्री ली तो हमने फेलियर्स को नहीं देखा, हमने सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को देखा था। फेलियर था ही नहीं कोई, तब कोई फेलियर ही नहीं था, राइट। हमने सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को देखा था। हमने उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनकी रैक्स टू रिचेस स्टोरीज देखी थी। हमने ऐसे ऐसे स्पीकर्स को सुना था, उनसे सीखा था कि जो कभी बेरोजगार ही नहीं, वो ड्रंकर्ड थे, वो सड़कों पे पड़े रहते थे। इस इंडस्ट्री ने उनको ऐसा ट्रांसफॉर्म किया था कि वो आज कई कई कंट्रीज़ में अपना बड़ा बड़ा बिजनेस चला रहे थे। तो जब हमने ये स्टोरीज़ देखी, और फिर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने इसका लीगल एस्पेक्ट देखा। और वैसे भी हर पर्सनालिटी अलग होती है, आपकी भी एक पर्सनालिटी है, मैं समझ रहा हूँ। आप बगैर चेक किए किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा ही मिलता जुलता मेरा भी है सर। तो जब तक कि मैं इसकी पूरी गहराई तक नहीं गया, मैंने इसको पर्सनली एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जब एक्सेप्ट किया तो कोई डाउट नहीं था। डाउट तो तब आना शुरू हुए सर कि जब इसमें गलत तरीके के लोग जोड़ना शुरू हुए, गलत इरादों से जोड़ना शुरू हुए। बेसिक जो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है, इस मॉडल को कॉपी करके इसके अंदर में स्कीम्स डालना शुरू किए, और फिर वहाँ पे लोगों का पैसा डूबना शुरू हुआ। और फिर एक मान्यता ऐसी आने लगी कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो डायरेक्ट सेलिंग करेगा। शुरुआती दौर में ये चीज़ नहीं थी। ये जब दौर आना शुरू हुआ और फिर लोगों का पैसा डूबा, लोगों को फेलियर्स चखने का मौका मिला, और इसको डिफेंड करने के लिए कोई नहीं था, ना ही इस पे कोई रूल थे, ना कोई गाइडलाइंस थी। तो एक बीच का दौर था जो बड़ा कंफ्यूजिंग का गया। देन इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली कोई रशिया से, कोई मलेशिया से, कोई सिंगापुर से, कोई दुबई से, अलग अलग स्कीम ऑनलाइन आकर हम डायरेक्ट सेलिंग है ये गलतफहमी भारतीय माइंड में डाल चुके हैं जी। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, हम एक पानी की बोतल 20 रुपए की खरीदते हैं तो चेक करते हैं कि सील लगा है या नहीं लगा है। यस। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को हम उतना भी चेक नहीं करते हैं ज्वाइन करने से पहले, बस इतना देखते हैं पैसा कितना दे रही है, पैसे कितना दे रही है, या कौन हमें अप्रोच कर रहा है, कौन अप्रोच कर रहा है। तो ये पैरामीटर्स क्या सही हैं क्या? अगर मान लीजिए घर में बिटिया के लिए रिश्ता आया तो क्या सिर्फ आप इतना ही देखेंगे कि कितना कमाता है या कौन रिश्ता लेकर आया है, या आप उसके आगे जाएंगे? यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को हमने सिर्फ शॉर्ट टर्म मनी के लिए जब से चुना, गड़बड़ वहाँ से हुई है सर। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म करियर करके चुनते हैं तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। इस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ता रहा। मजाक में हम उस वक्त में कहा भी करते थे, जब लीगली मुझसे कोई पूछता था, इन 2000 या 2001 वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, कि सर ये लीगल तो है ना, तो मैं कहता था सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भाषा में हम इस तरह से बात करते हैं कि 1 नंबर का बिजनेस कर रहा है, 2 नंबर का बिजनेस कर रहा है, तो मैं इस बिजनेस को 1.5 नंबर का मानता हूँ। अच्छा। तो सवाल आता था कि सर ये 1.5 नंबर क्या होता है? तो मैं कहता था देखिए, जो चीज़ सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है वो 1 नंबर होती है, और जो नहीं होती है वो 2 नंबर होती है। ये हमारे देश के अंदर में अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन दुनिया के कई देशों ने इसको मान्यता दी है, इसलिए ये 1 नंबर है। जिस दिन हमारे देश में आ जाएगा ये पूरी तरह से 1 नंबर हो जाएगा, तब तक ये 1.5 नंबर है। पर अब जब 2016 से सरकारों ने इस पे ध्यान देना शुरू किया, गाइडलाइंस आए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में करेक्शन हुआ, चिट फंड एक्ट के अंदर में करेक्शन हुआ, रूल्स आ गए, रूल्स में अमेंडमेंट्स आ गए, तो आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जैसे कोई और करियर को आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए चुनते हैं, आप मेडिकल में बच्चों को डालते हैं, इंजीनियरिंग में डालते हैं, आप सीए बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो सरकार से मान्यता प्राप्त प्रोफेशंस हैं, करियर हैं, आप उसमें एक बेहतरीन ऑप्शन रख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। मेरा मानना है सर कि किसी भी और प्रोफेशन से ज़्यादा ब्राइट चांसेस डायरेक्ट सेलिंग देता है आपको, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म करियर के हिसाब से लेते हैं तो। और अगर आप इसको शॉर्ट टर्म मनी गेन के लिए लेते हैं तो नेचुरली आप ही कमिटेड नहीं हो तो ये आपको क्या रिटर्न देगा, और यहाँ पे सारी दिक्कत आती है। दैट्स ग्रेट सर। चूँकि आपके पास में अकाउंटिंग का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है सर, एक नए व्यक्ति को आइडिया नहीं होता कंपनी का कंपनसेशन प्लान कैसे जी, और चूँकि कंपटीशन तो कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री में है, यहाँ पे भी है जी। बहुत सारी कंपनियाँ बोलती हैं कि हम
20%, मतलब हम 40% दे रहे हैं, हम 50 दे रहे हैं, कोई बोलता है हम 60% बांट रहे हैं, कोई बोल रहा है 70% बांट रहे हैं। फिर प्रोडक्ट की कैलकुलेशन में भी वो पीवी बीवी में लोग उलझा देते हैं। एक आम आदमी कैसे इन उलझनों से बाहर आए, कैसे देखे कि यार ये कंपनी का कंपनसेशन प्लान, प्रोडक्ट के रेट, क्वालिटी ठीक ठाक है, जस्टिफाई है, मेरे लिए काम करेगा? क्या कुछ सिंपल तरीके हो सकते हैं? बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, और ये मेरे दिल के करीब क्वेश्चन है। मैं इस पर थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा। प्लीज़। सबसे पहले तो सर मैं डायरेक्ट सेलिंग एंड अदर देन डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा। जी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, प्रोडक्ट्स बेचने का काम कर रही है, वो तरीका बेचने का उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग लिया हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में बिजनेस नहीं है, बेचने का तरीका है। जैसे कि कोई टेली कॉलिंग करके एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कोई प्रोडक्ट का एम्बेसडर अपॉइंट करके कर रहा है, अलग अलग तरीके से। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग एक तरीका है, राइट। जहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट पे उसके ओवरहेड्स जुड़ेंगे, उसका मार्केटिंग कॉस्ट जुड़ेगा, उसका प्रॉफिट जुड़ेगा, टैक्सेशन जुड़ेगा, और फिर उसका एमआरपी निर्धारित होता है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में होता है। और होता क्या है सर कि खास तौर से भारत के अंदर में अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड, जितनी इंटरनेशनल कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आई, इनके पास में कोई ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके पीछे में साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। वो सिर्फ प्रोडक्ट लेकर नहीं आए हैं, वो सोल्यूशन लेकर आए हैं। आप किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए जो इंडिया तक पहुंच पाई है, वो सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाई है क्योंकि उसका कंपेंसेशन प्लान बहुत अच्छा है। वो इसलिए पहुंच पाई है क्योंकि उसके प्रोडक्ट यूनिक बहुत अच्छा है। उनके पीछे साइंटिफिक रिसर्च है, उनके पीछे कईयों के पीछे पेटेंट्स हैं, कईयों के पीछे यूनिक आइडियाज है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में ओरिजिनली भारतीय लोग, हम साइंटिफिक रिसर्च वाले लोग थे। हमने जीरो दिया है दुनिया को, हमने ब्रह्मांड का ज्ञान दिया है, लेकिन पिछले कुछ दौर में फास्ट मनी के चक्कर में हमने हमारा रिसर्च बंद कर रखा है। हमारा माइंडसेट रिसर्च की तरफ नहीं है। भारत की कंपनियों को अगर हम बहुत गहराई से देखें तो बहुत गिने चुने प्रोडक्ट्स हैं जो यूनिक वैल्यू रखते हैं, जिनको कोई रिसर्च बेस प्राप्त है। इस कारण से क्या होता है कि जब इनके पास में यूनिकनेस नहीं होता है, पर बिजनेस चलाना है, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्लान में पैसा ज़्यादा दिखाना पड़ता है। इनिशियली तो आप उसको मैनेज कर लेते हो क्योंकि अभी पे आउट कम करना है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है, तब आप पे प्रेशर आता है कंपनी पर। हर रोज रेट बढ़ा नहीं सकते प्रोडक्ट के डायरेक्ट सेलिंग में। आप रोज तो रेट नहीं बढ़ाओगे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की तरह से। तो वो एक बार फिक्स हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के माइंड पे फिक्स हो जाता है, प्लान फिक्स हो जाता है, और फिर जब आप इसको री इंजीनियरिंग करने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको मार्जिन नहीं बैठ रहा है, तो वहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्टर्ब होते हैं। ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का काम। राइट। दूसरी तरफ में तो वो कंपनियां हैं सर जो बेसिकली सही इंटेंशन से आई ही नहीं है। उनका तो बेसिक इंटेंशन ही ये है कि आपकी हार्ड अर्न मनी आपके पॉकेट से उनके पॉकेट में चली जाए। वो तो इस तरह से प्लान देते हैं। अभी 15 दिन पहले मेरे पास में एक प्लान आया, हमारे महाराष्ट्र की ही कंपनी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है ये प्लेटफॉर्म एक तरह से बहुत ही मैं कह सकता हूँ सात्विक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कंपनियों का नाम नहीं लेते हैं। सर नई कंपनी है सर, उन्होंने एक सर्टन प्रोडक्ट रखा हुआ है, प्रोडक्ट बता देता हूँ मैं, डायमंड। अच्छा, ओके। 1 लाख रुपए का डायमंड आपने खरीदना है, डायमंड आपको डिलीवर हो गया, सर्टिफाइड डायमंड है, आप चेक कराएं, बिल्कुल वो वैल्यू मिलेगी आपको। डायमंड देने के बाद वो आपको आरओआई दे रहे हैं मंथली। अच्छा, डायमंड भी दे दिया, फिर आरओआई आपको डायमंड दे दिया। डायमंड आप क्लेम ये है कि शॉप में जितने का खरीद रहे हैं उससे सस्ता मिल रहा है आपको यहाँ पे। वो डिलीवर हो जाने के बाद आपको आरओआई मिल रहा है हर महीना। 1 लाख के पीछे 3 साल में 3,25,000 प्लस का आपको आरओआई दे रहे हैं। इसके पीछे से फिर बाइनरी प्लान दे रखे हैं, डायरेक्ट इनकम दे दी है, जिस भी तरफ आप ज्वाइन कराएंगे वो प्लस मैचिंग इनकम दे दी। अब आप ही नहीं, मैं दर्शकों से ही ये सवाल करता हूं, भारत के अंदर में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 3 साल के अंदर में ओरिजिनल मुद्दल आपके पास रखते हुए भी 3 गुना का प्रॉफिट देगा, और प्लस अगर आप कुछ उनको रिक्रूटमेंट देते हैं तो और इनकम देगा? सवाल तो बनते हैं।
तो जब आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, तब भी अगर आप एक्साइटेड होकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको नहीं लगता ये प्लान कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा? मिर्ज़ा सर, इसमें ज़्यादातर ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढती हैं सर। जैसे एक कंपनी आई थी जो ये कहती थी कि जी आप हमारे यहाँ पे कंपनी में इतना पैसा दो, और उसके बाद में आपने क्या करना है, सोशल मीडिया पे जाके कुछ वीडियो लाइक करने हैं, कुछ जी। क्लिक करने हैं, कुछ कमेंट्स करने हैं, जी। और ऐसा करने में आपको ऐसा ऐसा पैसा, तो एक आम आदमी को लॉजिकल लगता है कि नहीं जी। यार ये तो सही है, ऐसा हो सकता होगा, जी। इतनी क्लिक में ऐसा पैसा मिले। एक बार एक कंपनी आई थी, वो क्या करती थी कि आप पैसा दो, हम इस पैसे की बकरियां खरीदेंगे, और बकरी के इतने बच्चे होंगे, फिर वो इतने गुना हो जाएंगे। तो आम आदमी है ना, इन सब चक्करों में कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो जहाँ इस प्रकार के चक्कर हैं, या जहाँ हम सिंपल ये माने कि यार ROI की बात हो रही है, अगर कहीं ROI की बात हो रही है तो हम ये माने कि वो डायरेक्ट सेलिंग तो है ही नहीं, वो तो मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट में ही आ गई। बस दुर्भाग्य ये है कि ऐसी सारी कंपनियों को डायरेक्ट सेलिंग समझ लिया जाता है। इसमें सर पब्लिक परसेप्शन से ज़्यादा मैं थोड़ा सा दर्शकों से बात करना चाहूँगा कि दोस्तों, ये करियर आपको किसी भी अच्छे प्रोफेशन से बड़ा पैसा दे सकता है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा धैर्य रखें। इन कंपनियों में जो लोग जाते हैं वो कहीं से नए नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी अच्छे डायरेक्ट सेलिंग में स्ट्रगल करने वाले लोग ही यहाँ जा रहे हैं। राइट। यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग सीखा जी, यहाँ कंसेप्ट पता किया, पर किसी ने उनको ये समझा दिया कि प्रोडक्ट बेस में तो बहुत मेहनत होती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर प्रोडक्ट नहीं है तो कानूनी तौर पर, मॉरली, एथिकली वो डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं है, वो स्कीम है, और स्कीम तभी चलेगी जब लालच दिया जाएगा। और मैं 27 साल से, जैसे सर ने बताया, इस इंडस्ट्री में हूँ, लगभग 3 दशक हो गए। मैंने 3 दशक में एक भी स्कीम वाली कंपनी को, इन्वेस्टमेंट प्लान कह दीजिए आप उसको, या किसी भी और नाम से, 5 साल क्रॉस करते नहीं देखा। मेरा आपसे डायरेक्ट प्रश्न है, आप यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने आए हैं, या पैसे के साथ नाम, इज्जत, शोहरत भी चाहिए आपको? आपकी एक इमेज होनी चाहिए। आपने सिर्फ ये इंश्योर किया है कि मैंने पैसा लगाया था, मेरा पैसा वापस आ गया या उस पर मुनाफा आ गया। आपने जितने लोगों का पैसा लगाया उनका पैसा रिटर्न आया या नहीं आया, लेकिन उन लोगों ने किसी का पैसा लगाया, उन लोगों ने किसी का पैसा लगाया। जिस दिन भी कंपनी बंद होगी किसी का तो नुकसान हो जाएगा। क्या इसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मॉरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती है? अगर हम ये बात को क्लैरिटी से समझें कि अगर एक कंपनी बंद होती है, अगर वो नॉन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सर, जहां पर प्रोडक्ट के नाम पे आपको हवा दी गई है जी, तो वहां तो जिस दिन कंपनी बंद होगी टोटल लॉस होगा। यहाँ पे इन कंपनियों की तरफ से लॉजिक्स ही आते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बंद नहीं होती है क्या? ज़रूर बंद होती है सर। अच्छे अच्छे ब्रांड्स बंद हुए हैं सर। माफ़ करना, आपके प्लेटफॉर्म पे नाम लेने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट सेलिंग से हट के नाम लेना चाहूँगा। रिलायंस ने अपना फ़ोन लॉन्च किया था, बंद हो गया ना सर वो। टाटा ने अपना फ़ोन लॉन्च किया डोकोमो का, वो बंद हो गया। राइट। तो जब अच्छी कंपनियां बंद होती है तो वो बिजनेस डिसीजन होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी बंद होती है इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग खराब है, ऐसा तो नहीं है। बिजनेस डिसीजन होता है, कोई भी फ्यूचर देखकर काम करता है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बंद होती है, एग्रीड। लेकिन जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बंद होती है, नुकसान किसका होता है सर? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में आपने जो पैसा दिया, आपके पैसे का पूरा पूरा मुबदला आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल गया है। अब अगर कंपनी कैरी ऑन करती है बिजनेस को तो आप मुनाफा कमाओगे, नहीं करती है तो शायद आप नहीं कमाओगे। यहाँ पे कंपनी की जितनी गलती है उतनी ही डिस्ट्रीब्यूटर की भी तो गलती है। उसने कंपनी सिलेक्शन के टाइम ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में अपना समय लगा रहा हूँ, क्योंकि नुकसान किस चीज़ का हुआ? समय का हुआ, एफर्ट्स का हुआ, रिलेशनशिप का हुआ, कॉन्टैक्ट्स का हुआ, आपके इमेज का भी हुआ। लेकिन कंपनी अगर बंद हो रही है तो आपने एक्सपीरियंस भी तो लिया है। अगर आप एक अच्छे लीडर हो और आपने रिलेशनशिप बनाए रखी, आपने ट्रस्ट बनाए रखा, तो सेम टीम आपके साथ में कहीं और माइग्रेट भी तो करेगी। तो ये भी तो फायदा है आपका। पहले तो आपके साथ कोई नहीं था, यहाँ ये हुआ है। लेकिन अगर एक स्कीम बंद होती है
तो इन्वेस्टर को कुछ भी नहीं मिलता है सर। वहाँ तो आपके साथ ना रिलेशनशिप बचता है, ना ट्रस्ट बचता है, ना आपकी इमेज बचती है, और आपने गलत एक्सपीरियंस ले लिया है, आप पूरी तरह से तो नुकसान इसलिए में जाते हैं। कंपनी का चुनाव बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है दैट्स ग्रेट। एक अलग टॉपिक पे आते हैं सर। रिजवान सर जी, आप चूंकि सीए रहे हैं तो लोगों के पैसे का रहे नहीं, हिसाब आज भी हूँ सर। आज भी प्रैक्टिस करते हैं आप। Yes, yes। जी तो एक डायरेक्ट सेलर पैसे के मामले में बहुत अनडिसिप्लिन रहता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस जी। है। आप तो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, आप बेहतर जी। बता पाएंगे। वो पैसा आता है, थोड़े बड़े सपने होते हैं, हम ड्रीम लिस्ट बनवाना स्टार्ट करते हैं कि गाड़ी ये चाहिए, बंगला जी। ऐसा चाहिए, और फिर अति आशावादी हो जाते हैं, हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, तो उसमें अक्सर बड़े डिसीजन ले लेते हैं। कैसे मैनेज करें चीज़ों को? इसमें मेरे बहुत थॉट प्रोसेस क्लियर है। डायरेक्ट सेलर ही नहीं, इन जनरल आप सोच कर देखिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कितने लोगों के पास होता है? बहुत कम है। ट्रू। उन्हीं में से कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं। उनके जेब में अगर 5 रुपए हो तो वो 100 रुपए की चीज खरीदना चाहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे सीनियर लोगों का भी हाथ होता है। वो उनको उस तरह से काउंसलिंग करते हैं कि भाई तू गाड़ी ले ले, गाड़ी लेगा इससे बिजनेस बढ़ेगा। आई अंडरस्टैंड, बिजनेस इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, दूसरे बिजनेसेस में लोग लोन लेकर करते हैं, बट उसका कैश फ्लो होता है प्रॉपर। मेरा मानना ये है कि आप एक 6 महीने तक के जितनी फिक्स्ड इनकम पे आ चुके हो, उसमें से आपके घर के खर्चे निकालने के बाद जो सेविंग्स है, सेविंग्स से अगर आपका ईएमआई बराबर जा रहा है, उतना ही रिस्क लीजिए। उससे ज़्यादा आपके सीनियर की सलाह से, या कभी कभी कंपनी डायरेक्टर्स भी सलाह दे देते हैं इस तरह से कि भाई कार ले ले, भाई तू ये चीज़ ले ले, बड़ी घड़ी ले ले, व्हाटएवर। मैं नहीं समझता सर कि शो ऑफ से बिजनेस बहुत दूर तक के जाएगा। आप रिक्रूट कर सकते हो किसी को, उसको रिटेन नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग आपसे रिलेट करेंगे ना कि यार मेरे जैसा बंदा है, तो ज़्यादा जल्दी लोग डिसीजन लेते हैं कि यार मुझे भी करना है। और जब आप बहुत ज़्यादा शो करेंगे तो वो थोड़ा टेम्परेरी मोटिवेशन तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बाद में कहीं ना कहीं आदमी को लगता है कि नहीं यार ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है कहीं ना कहीं। बेसिकली वी आर नॉट इन अ शो ऑफ बिजनेस। हम बेसिक बिजनेस को ही भूल जा रहे हैं। राइट। क्या आप कभी परिवार में किसी का इलाज कराने का डिसीजन डॉक्टर के शो ऑफ से लेते हैं? या किसी सीए के पास में जाने का डिसीजन आप किसी शो ऑफ से लेते हैं? डायरेक्ट सेलिंग का डिसीजन भी फैक्ट्स पे होना चाहिए, लॉजिक्स पे होना चाहिए, इवन इमोशंस पे भी होना चाहिए। शो ऑफ पे कभी नहीं होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। ग्रेट सर। और इस कारण से कई बार क्या होता है सर कि जब उसकी परमानेंट इनकम उतनी नहीं बनी है, वो ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेता है कि मैं बड़ा कोई एसेट एक्वायर कर लूं, या नौकरी छोड़ने तक के डिसीजन कर लेते हैं लोग। आपका घर अगर चल नहीं पा रहा है और इनकम किसी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, तो नेचुरली फिर तो आप फाइनेंशियल ट्रबल में आओगे ही आओगे। दैट्स ग्रेट सर। जी, अगला प्रश्न लेता हूँ रिजवान सर। एक व्यक्ति जिस कंपनी से जुड़ा हो, कंपनी भी सही है सर, मान लेते हैं, उत्पाद भी सही है, कंपनसेशन प्लान भी सही है, एवरीथिंग परफेक्ट, फिर भी परिणाम नहीं आ रहे हैं, बहुत सही। क्या लगता है कहाँ चूक हो रही होगी? और मैं मान लेता हूँ कि बंदे को 3-4 साल हो गए काम करते हुए। जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि प्रोडक्ट भी सही है, कंपनी भी सही है, कंपनसेशन प्लान भी सही है, तो चौथी चीज़ बच जाती है सर। चौथा पिलर है ट्रेनिंग एंड सिस्टम। कई बार ये भी देखने को मिलता है रिजवान सर कि वो ट्रेनिंग ले भी रहा है जी, उसकी कंपनी में नहीं है तो बाहर से कहीं से ले रहा है जी, कंज्यूम भी बहुत सारा कर लिया उसने जी, उसके बाद भी परिणाम नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। 4 चीज़ों से परिणाम आएंगे सर। सिस्टम है पूरा, लर्न, डू, टीच एंड डुप्लीकेट। चेक कीजिए इनमें से कौन सी स्टेप मिस कर रहे हैं। क्या बात है। जो अच्छे स्पीकर होते हैं वो डू वाली स्टेप मिस कर जाते हैं सर, वो लर्न से टीच पे चले जाते हैं डायरेक्ट। और अगर वो लर्न से टीच पे जाएंगे तो यही चीज डुप्लीकेट होती रहेगी। कोई काम नहीं कर रहा है, अगर काम ही नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा, वॉल्यूम नहीं आएगा। कुछ लोग ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करते हैं, वो एक्टिविटी कर रहे हैं, वही चीज टीच कर रहे हैं, वही चीज डुप्लीकेट हो रही है, लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं है तो लोगों को नॉलेज नहीं दे पाएंगे, एजुकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 चीज़ों का
जब तक तालमेल नहीं बनाओगे आप, हम्म। दवा के जैसा है। आप एक तरफ मान लीजिए कोई बंदा है वो वेट लॉस के लिए दवा ले रहा है, जी। उसने सारी चीज़ें बराबर की, दवा भी एक नंबर है, बेहतरीन कंपनी की है, लेकिन उसने अपना फैट इंटेक बंद नहीं किया है। वो अपना रेगुलर फैट कंजम्पशन जो उसने फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है ये बराबर नहीं किया, उसको दवा का रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। सिमिलरली हमारे प्रोफेशन में भी कंपनी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इनकम प्लान अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद में ये तो हो गया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म सबके लिए सेम होता है। इट इज़ लाइक अ स्टूडेंट गोइंग टू अ गुड स्कूल और कॉलेज। स्कूल कॉलेज तो सबके लिए अच्छा होता है, टीचर सबके लिए अच्छा होता है, कोर्स करिकुलम सबके लिए अच्छा होता है, कोई मेरिट आता है, कोई फेल होता है। आपने कितना समय इस इंडस्ट्री को दिया, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इस प्रोसेस को कितना सही तरीके से फॉलो किया। दैट्स ग्रेट सर। आपने बहुत गहरी बात बताई है। लर्न, डू, टीच, डुप्लीकेट। थोड़ा सा इसके विस्तार में जाते हैं, जो व्यूवर्स इसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, पहली बार जिन्होंने ये शब्द सुने हैं। तो लर्न का मतलब हो गया कि उसने लर्निंग है, नई नई चीज़ें और जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको सीखना है। डू का मतलब हो गया कि जो सीखा है उसको अप्लाई करना है अपने काम में, अपने व्यवहार में, उसको अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। और तीसरी चीज़ टीच। तो टीच का भी मतलब असली टीचिंग वही मानी जाती है कि आपने बोल के नहीं सिखाना है, करके सिखाना है। तो डूइंग आप ऐसे करो कि आपकी टीम आपको देख रही है और वो कर रही है। और चौथा इसमें जो पिलर आपने बताया, डुप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि मैं ये 3 काम कर भी रहा हूँ, लर्न भी है, डू भी है, टीच भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे समझूं कि अब मैंने अपनी टीम से कुछ लोगों को चिन्हित करना है और उन लोगों के साथ में कुछ खास काम करना है ताकि मैं अपने जैसे उनको तैयार कर पाऊँ। इसको हम डुप्लीकेट बोलेंगे या डुप्लीकेट के और कुछ मायने आप समझते हैं? बहुत बढ़िया सर। ये प्रश्न, ये शब्द मैं समझता हूँ हर डायरेक्ट सेलर जानता है, डुप्लीकेशन जी, लेकिन उसकी डेफिनेशन कितनी परफेक्ट है ये मैं समझता हूँ यहाँ कन्फ्यूजन है सर। हर बड़ी इंडस्ट्री इसीलिए बड़ी हो रही है क्योंकि वो डुप्लीकेशन पे चलती है, चाहे वो फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री हो, चाहे वो डिजिटल कॉमर्स हो या डायरेक्ट सेलिंग हो। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अगर हम डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं तो आप ही को सारा काम करना है। अब हमने बात की थी लर्न एंड डू की। लर्निंग तो सबको सेम मिलती है, लेकिन डू वो वही करता है जो उसको कंफर्टेबल लगता है। जो उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है उससे वो बचता है, क्योंकि वहां उसको खुद को चेंज होना पड़ता है। राइट। और उसको जो कंफर्टेबल है अगर वो वही काम करेगा तो नेचुरली वो अगले बंदे को कंफर्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। डुप्लीकेशन तो सर वही चीज होगी जो सब कोई आसानी से कर सकेंगे। लीडर वो काम करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें कंफर्टेबल भी लगता है और जिससे उनको अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है आपकी पर्सोना को जो चीज सूट कर रही है मेरे पर्सोना को भी सूट करेगी। मैं अभी देख रहा हूं आपने बहुत ही बेहतरीन ब्लेजर पहना हुआ है सर। आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट द मिनट आई मेट यू, बट नॉट नेसेसरी कि मैं वो ब्लेजर पहनूंगा तो उतना ही अच्छा लगूंगा। ऐसे ही यहाँ पे डू की व्याख्या है, हम कोई स्पेशल काम करने की जगह ऐसे काम करें जो हर व्यक्ति, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी व्यक्ति भी वो काम आसानी से कर सके। यही चीज़ आसानी से सिखाई भी जा सकेगी और यही चीज़ डुप्लीकेट हो पाएगी। दैट्स ग्रेट। और मुझे लग रहा है रिजवान सर, इसकी मैं तो ये कहता हूँ कि आपने डुप्लीकेशन की शुरुआत प्रोस्पेक्टिंग से शुरू कर देनी है। एक प्रोस्पेक्ट से आपने इस तरीके से बातचीत करनी है कि वो सीख रहा है। मतलब आपने सोच लिया कि मैंने इसको इतने इजी तरीके से, आप हाई फाई तरीके से उसको अगर अप्रोच करोगे वो आगे नहीं कर पाएगा तो बात नहीं बनेगी। यहीं पे शो ऑफ की बात हो रही ना सर। हाँ। अगर आप उसको अपनी घड़ी दिखा के, अपना बेल्ट दिखा के, अपनी गाड़ी दिखा के प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, वो डुप्लीकेट कैसे करेगा? यस, वेरी ट्रू। लेकिन अगर आपने उसको बिजनेस प्रिंसिपल्स के हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग की, आपने उसके नीड पर बात की, उसकी समस्याओं पे बात की और उसके सोल्यूशन में बिजनेस ऑफर किया, वो वही सीखेगा। अभी नया तरीका प्रोस्पेक्टिंग का जो सबसे अच्छा तरीका है, जो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा होने वाला है, सोशल मीडिया। अगर आपने उसको सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस किया है और आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, वो कैसे डुप्लीकेट करेगा?
तो आपको तो ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा सोशल मीडिया पर भी कि जो आपके टीम में नया बंदा ज्वाइन हो रहा है वो भी आसानी से डुप्लीकेट कर सके। दैट्स ग्रेट। आपके पास में रिजवान सर अद्भुत नॉलेज है और समय हमेशा कम पड़ जाता है और बहुत सारी मेरे पास में फहरिस्त है प्रश्नों की व्यूवर्स के, तो अगले किसी एपिसोड में उसको हम लोग लेंगे। श्योर। अंत में व्यूवर्स को आप कोई संदेश देना चाहते हैं? श्योर सर। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म चैट विद सुरेंद्र वत्स है, मैं इसको फॉलो करता रहता हूँ दोस्तों, और मेरा मानना ये है कि कोई भी इंसान सब चीज़ नहीं जानता, लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ जानता है। और यहाँ तो हर एपिसोड में ऐसे ऐसे धुरंधर आ रहे हैं कि जिनसे एक एक शब्द मोतियों की तरह से निकलता है। इस सीरीज़ को बहुत सीरियसली फॉलो करते रहिए। हर वक्ता जो यहाँ आ रहा है वो अपनी आइडियाज़ लेकर आ रहा है, वो अपनी फिलॉसफी लेकर आ रहा है, जो अपना एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहा है। लर्निंग का ये एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में लर्निंग ये बेसिक पिलर है। तो अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आप अर्निंग नहीं करेंगे, और अर्निंग करने के लिए लर्निंग ज़रूरी है, और लर्निंग का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। सर, मैं मार्केटिंग के एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपके चैनल पे आया हूँ तो आपकी मार्केटिंग करूँ। मैं ये ऑनेस्टली सजेशन देना चाह रहा हूँ कि लर्निंग के लिए हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को तलाश रहे हैं। ये एक अकेला आपका प्लेटफॉर्म ज़बरदस्त है जहाँ पे हर तरह की ट्रेनिंग मिल जाएगी उसको। मैं इसमें ऐसे बोलता हूँ सर अपनी टीम के लोगों को कि जब आप सोशल मीडिया पे जाओ ना, रैंडम मत जाओ। आप पहले ये तय करके जाओ कि आपने कौन से चैनल पे जाना है और क्या देखना। तभी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल करता रहेगा, जैसा आपने बताया। जी, बहुत बढ़िया, अद्भुत रिजवान सर। और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। आपके अंदर में भी एक वो तड़फ है, एक आग है इस चीज़ की कि इंडस्ट्री को इंडिया में और थोड़ा बेहतर कैसे बनाएं। बिल्कुल। और हमारा तो मकसद ही वो है जी, तो मिलके आगे बढ़ाएंगे सर। बहुत सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है सर। और मेरी दिली तमन्ना रहेगी कि मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स से बार बार बात करता रहूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। सो ये थे सीए रिजवान मिर्ज़ा साहब, नागपुर महाराष्ट्र से। 27 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का तजर्बा, और ऐसा लगता है कि हर बात में वो तजर्बा शामिल है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में नाम जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।